नमस्कार। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में अर्थशास्त्र के अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में पढ़ाए जाने वाले जो पेपर्स हैं उनके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। बीए पार्ट 1 में जो पहला पेपर है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, भारतीय आर्थिक चिंतन या इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स। बीए पार्ट फर्स्ट का सेकेंड पेपर है। बीए पार्ट सेकेंड में समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको। सेकेंड पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी का है। बीए पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर मुद्रा बैंकिंग और राजस्व, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस का है। और जो पेपर सेकेंड है राजस्थान की अर्थव्यवस्था या क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें आप ऑप्शनल पेपर या एक पेपर इन दोनों में से सेकेंड पेपर जो है उसमें आप बीए पार्ट 3 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था या आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है तो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। एमए की क्लासेस की बात हम करें तो एमए प्रीवियस में कुछ पेपर्स इन्हीं का एक्सटेंशन है। जो बीए में आप पढ़ के आएंगे वो एमए में भी काम आएगा, इसलिए इनके नोट्स को आप हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ें, नोट्स को संभाल के रखें। एमए में जब जाएंगे आप, जो बच्चे एमए में इकोनॉमिक्स ऑप्ट करने वाले हैं उनके लिए एमए प्रीवियस में 4 कंपल्सरी पेपर होते हैं। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो आप बीए पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, उसका एक्सटेंशन है। इसमें कुछ ज्यादा विस्तार से पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का होता है। थर्ड पेपर पब्लिक इकोनॉमिक्स या लोक वित्त का है। चौथा पेपर इसमें सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का है। एमए फाइनल में जो आपको पेपर पढ़ने हैं, पहला होता है आपका अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। दूसरा पेपर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग या विकास और नियोजन का अर्थशास्त्र, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और नियोजन। तीसरा पेपर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स या व्यापक अर्थशास्त्र। और ये तीनों कंपल्सरी पेपर होते हैं। और फोर्थ और फिफ्थ पेपर, इसमें 5 पेपर होते हैं। ये 2 पेपर ऑप्शनल या वैकल्पिक होते हैं, कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स एमए प्रीवियस में ज्यादा अच्छे आए हुए हैं, 55% से ज्यादा, तो डिसर्टेशन कर सकते हैं, लघु शोध प्रबंध जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स ले सकते हैं या हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट या फिर कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, औद्योगिक अर्थशास्त्र या फिर लेबर श्रम अर्थशास्त्र। ये सारे आप सिलेबस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। अब सिलेबस जानने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक क्लास का
एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से एफिलिएटेड, जैसे हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का एफिलिएशन महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से है। तो आप गूगल पे टाइप करेंगे या डायरेक्ट महर्षि दयानंद सरस्वती की वेबसाइट पर भी जाकर आप इसको सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर आप एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर सिलेबस टाइप करेंगे तो वहां से आ जाएगा, या फिर mdsu.ac.in ये इसकी वेबसाइट है। तो उस पर आप सिलेबस में जाएंगे तो आपको ऑप्शन आएगा आर्ट, साइंस या कॉमर्स, यूजी, पीजी, जो भी आपका कोर्स है उसका ईयर आएगा, वो अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। फोन में डाउनलोड करने के बाद आप उसका जो भी पेपर आप पढ़ रहे हैं, हर पेपर के लिए अलग नोटबुक बनाइए। अलग नोटबुक बना के उस सिलेबस को लिख लीजिए और एक एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़िए क्रमबद्ध तरीके से। ग्रेजुएट क्लासेस में अभी तक जो प्रश्न पत्र आते रहे हैं उनकी मार्किंग की स्कीम इस तरह से रहती है। 100 नंबर का जो कुल प्रश्न पत्र होता है उसमें अगर हम मार्क्स की बात करें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके बाद टोटल मार्क्स की बात करें तो जो मार्किंग की स्कीम होती है 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स हो गए 20 और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वह भी 20 वर्ड्स का क्वेश्चन आपको लिखना होता है। 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 20 नंबर हो गए और ये आपको 50 शब्द में या 50 वर्ड्स में आंसर इसका आपको देना होता है। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन आते हैं आपके 20 नंबर के, टोटल मार्क्स हो गए 60 और ये आपको 400 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर होता है। आगे की जो नए जो स्कीम होगी वो हो सकता है जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में कोरोना काल के बाद, जो उसमें कुछ बदलाव आ जाए। तो अभी तक यह स्कीम चलती रही है, तो आपको उसी हिसाब से आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ना चालू करें तो ये ध्यान में रख के पढ़ें कि कौन सी चीज 2 नंबर में पूछी जा सकती है, कौन सी 4 नंबर में पूछी जा सकती है और लंबे प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। तो उसके अलावा आप अनसॉल्व पेपर जो 5 साल के होते हैं उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस डाउनलोड जरूर करके फिर हर एक विषय का आपको मिल जाएगा उसमें, उससे आप पढ़ना अपना चालू कर सकते हैं। अब हम सिर्फ अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में देखें तो अर्थशास्त्र किस तरह का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस विज्ञान है कि कला है कि सोशल साइंस है, इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ कि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं कैसे दी गई हैं। अभी मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। अर्थशास्त्र एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जैसे कि हम फिजिक्स में कहते हैं H2 और O मिला के 2 अणु हाइड्रोजन के मिला दें एक ऑक्सीजन का तो पानी बन जाएगा। मैथमेटिक्स में हम कहते हैं 2 × 2 या 2 + 2 = 4 होता है। तो एग्जैक्ट साइंस एक नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होने के कारण इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर अपने आप में ही बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। उसके हम ये निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं कि किस परिस्थिति में कैसे कोई रिएक्ट करेगा। उसी तरह से हम अर्थशास्त्र में भी नहीं बता सकते हैं कि कैसी परिस्थितियां आएंगी और उसमें आर्थिक स्थितियां में परिवर्तन होने पे किस तरह से कोई रिएक्ट करेगा। तो ये एक एग्जैक्ट साइंस नहीं होके फिर भी हम कुछ मान्यताओं को मानते हैं, कुछ वेरिएबल्स को
कांस्टेंट मान लेते हैं, फिर हम सिद्धांत देते हैं कि इन बातों के पूरा होने पर हमारा सिद्धांत इस तरह से काम करेगा कि चुनाव किस तरह से, चुनाव की समस्या अर्थशास्त्र की एक मूलभूत समस्या है, वो किस तरह से है। इकोनोमाइजिंग यानी इकोनॉमी यानी मितव्ययिता। क्यों मितव्ययिता? आपके पापा की इनकम फिक्स है, उसमें बहुत सारी चीजों को पूरा करना होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको पूरी की पूरी तनख्वाह में से बहुत बड़ा, उसमें से थोड़ा पार्ट आप दे उसमें आपको मिलता होगा, बाकी घर की दूसरी जरूरतों में ज्यादा होगा। तो आपको जो मिल रहा है, आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप उससे तुरंत जाके उसको लग्जरी कोई ड्रेस खरीद लाएं या कोई आप उसको किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें। पहले आप अपनी जो सबसे पहली जो जरूरत होती है वो पूरा करते हैं, उसके बाद फिर तो एक प्रायोरिटीज हमारी आती है, वहां पे प्राथमिकताएं आती हैं कि हमको पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा करना है, कौन सी बाद में। तो लियोनेल, हमारी आवश्यकताएं क्या होती है? अब हमारे पापा की कुछ तनख्वाह आ रही है, कुछ सैलरी आ रही है या बिजनेस से कुछ अर्न कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा बंगला हो, हमारे पास बहुत बड़ी कार हो, तो हमारे जो है सबके अपने अपने अच्छे एसी वाले कमरे हों, सब बहुत एक अच्छा सा जीवन हम चाहते हैं। और एक आवश्यकता खत्म होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो क्या पहली चीज आ जाती है, हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं। कैसी हैं आवश्यकताएं? वो कैसी होती है? असीमित। दूसरी चीज होती है हमारी जो हमारे, लेकिन तनख्वाह तो फिक्स है, तो उसमें से ही हमें पूरा करना है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, वह सीमित है। संसाधन सीमित है, संसाधन सीमित हो है, और उनके ये जो सीमित संसाधन है उसके बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो लियोनेल रॉबिन्स एक हुए, लॉर्ड रॉबिन्स, मैं पहले परिभाषा वाले चैप्टर में भी आपको मैं बता चुकी हूँ। लॉर्ड रॉबिन्स, उन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताएं या असीमित उद्देश्यों और सीमित संसाधनों के बीच, जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, उनके बीच मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अब जो है हमारे संसाधन सीमित है, हर जगह हमारे संसाधन कौन से होते हैं? जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, कच्चा माल है, समय है, ये सब सीमित है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज पे सारा का सारा रिसोर्सेज लगा देंगे। तो इनकी जो किताब थी वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो इसमें उन्होंने इस परिभाषा को बताया। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, फिर चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। हर एक जगह आप देखोगे तो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, तो अर्थशास्त्र में उसका जो क्षेत्र क्या हो जाता है, क्या क्या चीज हम पढ़ते हैं इसी चुनाव के संदर्भ में। इन संसाधनों का प्रयोग करके हम बहुत सारी चीजें उत्पन्न कर सकते हैं। आलू भी उपजा सकते हैं, कपड़ा भी बना सकते हैं उसी भूमि पे मशीन और वो फैक्ट्री लगा के। तो पहली बात कि क्या उत्पादित किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादित किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे में, चॉइस ऑफ टेक्निक, चुनाव किसकी, तकनीक का चुनाव, तकनीक का चुनाव, कैसी तकनीक, ये तकनीक श्रम गहन है या पूंजी गहन, ये आ जाता है। फिर इसके बाद तीसरी समस्या आती है, किसके लिए उत्पादित किया जाए, फॉर whom टू प्रोड्यूस,
फॉर whom to produce यानी वितरण किस तरह से हो, जो उत्पादित हो रहा है जो भी सामान उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो संसाधन हैं उनका प्रयोग पूरी तरह से हो रहा है कि नहीं, तो रोजगार उनको पूरी तरह से मिला है कि नहीं, तो पूर्ण रोजगार की समस्या, फिर उन संसाधनों का विकास हो रहा है कि नहीं। ऐसा है कि हम जितने जो है हमारे इनकम हो रही है पूरा का पूरा खाने में ही खर्च हो जा रहा है, पूरा वर्तमान उपभोग पे ही खर्च हो जा रहा है, तो हमको ये देखना होता है विकास हो रहा है या नहीं। विकास का तात्पर्य है बचत होगी तभी विकास होगा, बचत और निवेश होगा। तो हमारे चुनाव किसमें हो जाता है, बचत उपभोग करें कि बचत करें, उपभोग और उस बचत को कहाँ पर निवेश करें, वहां पर भी चुनाव की समस्या आती है। फिर हम और किसके बीच में चुनाव हो रहा है, वर्तमान और एक तो उपभोग और निवेश के बीच में, और दूसरा चुनाव हो रहा है वर्तमान और भविष्य के बीच में। तो ये जो है दो तरीके के चुनाव इसमें आती है। फिर इसके बाद कल्याण की समस्या कि संसाधनों का इस तरह से प्रयोग हो रहा है कि नहीं कि सभी का कल्याण हो रहा हो, सभी को उसकी बेनिफिट मिल रही है। तो ये अर्थशास्त्र के दो जो है ये अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या की ये सारी बातें आ जाती हैं।